हेलो दोस्तों, मैं हूं रामकृष्णा। आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने लिया है। और ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो है केडी कैंपस बुक यानी प्लिंथ टू पैरामाउंट से, और वर्ब बेसिक चैप्टर से हमने इन क्वेश्चंस को लिया है। उन्हें हम सोल्व करने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। अगर आपने वर्ब चैप्टर को नहीं देखा है जो मैंने पढ़ाया है तो आप एक बार जाके ज़रूर देखें, क्योंकि जिस तरह से मैंने पढ़ाया है बहुत ही एक एक चीज़ को माइन्यूटली मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसलिए उसे एक बार ज़रूर देखें, फिर इस डिस्कशन में आएँ तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ब को में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ही वॉज सो इंक्विजिटिव डैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास। यहाँ कह रहा है दोस्तों कोई ही मतलब कोई व्यक्ति की बात हो रही है जो है इंक्विजिटिव है। इंक्विजिटिव का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है। ही रोज, राइज, रोज, राइजन, रोज मतलब होता है बढ़ना। मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, यानी सेंटेंस को पढ़ के भाव ऐसा आ रहा है दोस्तों कि कोई व्यक्ति है जो उत्सुक है, इस कारण से उसने क्या किए, क्वेश्चंस किए क्लास में। अब क्या है दोस्तों, यहाँ जो वर्ब का फॉर्म लगा है आप ध्यान से देखेंगे, रोज लगा है। और रोज के बारे में मैं बता दूं, रोज बनता है राइज से, राइज, रोज और राइजन। राइज का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ स्वयं बढ़े या जगना भी होता है, उगना, सूरज का निकलना। तो राइज जो होता है कोई चीज़ जब स्वयं निकले या आगे बढ़े, स्वयं बढ़े, तो उसे कहते हैं राइज। तो इसका वर्ब फॉर्म होगा रोज और राइजन। लेकिन अगर एक ऐसा ही वर्ब फॉर्म है दोस्तों रेज। रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना या उठाना, ठीक है। तो इसका जो वर्ब फॉर्म होगा रेज्ड और रेज्ड होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को, कोई व्यक्ति है जो इंक्विजिटिव है मतलब उत्सुक है। अब कोई बच्चा जिज्ञासु है, किसी चीज़ को जानना चाहता है, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चंस को उठाएगा, मतलब अपने सामने टीचर के सामने क्वेश्चन को रेज करेगा। ऐसा थोड़ी क्वेश्चन जो है खुद ब खुद रेज हो जाएगा, नहीं। इस क्वेश्चंस को बच्चे ने रेज किया है, मतलब बच्चे ने बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है या उसे उठाया है। तो इस कारण यहाँ रोज की जगह रेज लगेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पास्ट फॉर्म है तो याद रखिए दोस्तों, पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट लगाएंगे और इस कारण से रेज्ड हो जाएगा, RAISED, रेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। कोई व्यक्ति है जो पुअर पेरेंट के यहाँ बॉर्न हुआ है, मतलब जन्म लिया है दोस्तों, ब्रॉट अप, लेकिन ब्रॉटअप है एफ्लुएंट फैमिली में। ब्रॉटअप का मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण, पालन पोषण को बोलते हैं दोस्तों ब्रॉटअप। एफ्लुएंट का मतलब समृद्ध, मतलब पैसे वाला। यानी कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसका जन्म जो है गरीब परिवार में है, लेकिन पालन पोषण कहाँ है, पैसे वाले परिवार में। होता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, किस्मत वाले होते हैं। तो देखिए बॉर्न का जो दोस्तों यहाँ गलती ये है कि बॉर्न के कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे वाज के बाद, वाज है वी फॉर्म, उसके बाद बॉर्न लगा है, तो बी फॉर्म के बाद क्या आना चाहिए, V3 आएगा या V4 आएगा, ठीक है। जन्म लेना, जन्म लेने वाला काम है, यहाँ पे V3 आया हुआ है तो V3 ही यूज़ करेंगे। कारण आप देख लीजिएगा चैप्टर में मैंने बता दिया है। तो चूंकि यहाँ V3 लगाना है, लेकिन समस्या है कि बॉर्न, बियर मतलब होता है जन्म लेना, बोर और बॉर्न, इसके दो रूप हो जाते हैं। एक इस तरह से चलता है, दूसरा है बियर, बोर और बॉर्न, ठीक है। एक होता है बियर, बोर, बॉर्न, जन्म लेना मतलब बियर, बोर, बॉर्न, और एक होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना किसी भी चीज़ को। तो ऐसे कंडीशन में जो बर्दाश्त करने वाला सिचुएशन होता है तो उसका बनता है बियर, बोर और बॉर्न। तो दोस्तों बच्चा गरीब परिवार में जन्म ले रहा है या बर्दाश्त किया जा रहा है, जन्म ले रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे बोर्न ई वाले की जगह काट के करेंगे बॉर्न, ये सही होगा।
अगला सवाल है दोस्तों, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। मतलब यूनिवर्सिटी 1950 में पाया गया या यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, दो ही चीज़ हो सकता है। कब? जब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर नहीं था। तो अब देखते हैं दोस्तों, वाज के बाद फाउंड लगा है। अब फाइंड में कन्फ्यूजन आता है। फाइंड के भर फॉर्म में क्या कन्फ्यूजन है? फाइंड का मतलब होता है पाना, इसका जो V2 होगा फाउंड और V3 क्या होगा? फाउंड। और एक होता है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है नींव रखा जाना, किसी चीज़ की स्थापना की जाना, ठीक है ना, स्थापना। तो ऐसे कंडीशन में स्थापना के लिए हम लोग फाउंड, फाउंडेड और फाउंडेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप खुद ही बताइए, तो यूनिवर्सिटी खुद पाई जाएगी या उसकी स्थापना की जाती है दोस्तों? तो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई होगी, तो यहाँ पे फाउंड की जगह लगाएंगे फाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। दोस्तों मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि एक सेंटेंस में जितने वर्ब होंगे कंजंक्शन की संख्या जो होगी उससे एक कम होती है, यानी कंजंक्शन की संख्या जो है वर्ब से एक कम होती है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसका प्रयोग हुआ है इस क्वेश्चन में, समझेंगे। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज, एक कंजंक्शन यहाँ पे दोस्तों, एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। फेल्ड, यहाँ देखिएगा दोस्तों, माई रिपीटेड वार्निंग्स, यहाँ वार्निंग्स जो है दोस्तों, अगर आपने नॉन फाइनाइट चैप्टर वगैरह पढ़ा है तो यहाँ समझ जाएंगे ये एक नाउन है, और ये जो है माई रिपीटेड वार्निंग्स, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एक साथ दो एडजेक्टिव है, तो ये टोटल मिला के एक नाउन का काम कर रहा है। ये इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है। वर्ब कहाँ है? एक यहाँ है, लेकिन कंजंक्शन की संख्या कितनी है? एक। अगर एक कंजंक्शन सेंटेंस में आया है तो वर्ब की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ये जो आप कंप्लेंट देख रहे हैं दोस्तों, तो कंप्लेन जो है, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और कंप्लेंट शिकायत, शिकायत करना दोस्तों वर्ब है, शिकायत नाउन है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, हमें चाहिए क्या? वर्ब, और वर्ब के फॉर्म में अगर मैं प्रयोग करूंगा तो कंप्लेन के तीन फॉर्म होते हैं, कंप्लेन, कंप्लेन्ड, ठीक है, तीसरा भी कंप्लेंड होगा। चूंकि सेंटेंस यहाँ फेल्ड है, फेल का फेल्ड होगा, तो यहाँ पर देखिए ये है V2, सॉरी हाँ V2 क्यों होगा? क्योंकि अगर V3 होता कोई ऑक्सिलरी वर्ब होता, अकेले आया है मतलब V2 है, और V2 क्या बतलाता है? सेंटेंस कहाँ है? पास्ट में। अगर सेंटेंस यहाँ से पता चला कि सेंटेंस कहाँ हो गया? पास्ट में चला गया, सॉरी सेंटेंस चला गया पास्ट में, सेंटेंस के पास्ट में जाने का मतलब ये हुआ कि पूरा सेंटेंस पास्ट का बन जाता है जनरली। तो ऐसे कंडीशन में कंप्लेंट को हमको चेंज करना पड़ेगा वर्ब के रूप में, क्योंकि एक कंजंक्शन है, दो वर्ब चाहिए, तो इसको बनाना पड़ेगा कंप्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। फेल्यूर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। दोस्तों परमानेंट जो है दोस्तों एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव किसके बाद आता है? किसे क्वालिफाई करता है? एक नाउन को। और अफेक्ट जो है दोस्तों ये एक वर्ब है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ये जो है दोस्तों नाउन है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि परमानेंट इफेक्ट गुड बॉय होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है नाउन को क्वालिफाई करता है, तो परमानेंट जो है क्वालिफाई करेगा एक नाउन को। ये नाउन नहीं है, नाउन सही कौन है? इफेक्ट। तो यहाँ अफेक्ट की जगह इफेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा कंडीशन
पहचानेंगे कैसे? ज़रूरी है सर, हो सकता है कुछ और। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मस्ट नॉट हैव परमानेंट हैव आया है ना दोस्तों। यहाँ देखिए मस्ट के बाद हैव है, अगर मस्ट के बाद हैव आया है तो भी हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता? तीसरा। तो या तो अफेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो मस्ट हैव फॉर्म दो ही चीज़ लेता है, या तो V3 लेता है या तो नाउन लेता है। अब V3 आया नहीं है तो इस जगह नाउन बना सकते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे, बिकॉज एक प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है नहीं, केवल एक कंजंक्शन है, कहीं नहीं है। एक भी कंजंक्शन नहीं है, मतलब वर्ब कितना चाहिए? केवल एक चाहिए। वो वर्ब कौन है? मेन वर्ब हैव है। तो ऐसे कंडीशन में इसको नाउन बनाना पड़ेगा। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर। देखिए लूज माई टेम्पर एक इडियम्स एंड फ्रेजेज में है, तो इसका मतलब होता है लॉस टेम्पर। लूज माई टेम्पर का मतलब होता है आपा खोना, नियंत्रण को खो देना, गुस्से में आ जाना। स्पेलिंग जो होता है LOSE होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है ही लाइड ऑन द ग्रास 4 hours enjoying द कूल ब्रिज। मतलब कोई व्यक्ति है, वो कहाँ है भाई? घास पे है। घास पे क्या करेगा? लेटा हुआ होगा। कितने देर तक? घंटों तक। क्या कर रहा है? इंजॉय कर रहा है। किस चीज़ को? कूल ब्रिज। ब्रिज का मतलब ठंडी हवा। यानी कोई व्यक्ति लेटा हुआ है घास पे घंटों के लिए, क्या कर रहा होगा? घास पे लेट हुए ठंडी हवा का मज़ा ले रहा होगा। तो अब समझिए यहाँ पे लाई है ना, यहाँ गलती है। क्या गलती है? आपको हमने बताया था कि लाई का मतलब एक होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। तो इसके वर्ब फॉर्म होते हैं लाई, लाइड, लाइड। गलत क्या हो गया? अब कोई घास पे लेट के झूठ बोलने का सेंस आ रहा है या आराम करने का? ठीक है ना, ठंडी हवा चल रही है, कोई आदमी घास पे लेटा हुआ होगा तो आराम करेगा, थोड़ी झूठ बोलने के लिए लेटता है। तो यहाँ इसका वर्ब फॉर्म होता है लाई, ले, लेन। तो ये जो V2 है ले होना चाहिए था, ठीक है, तो लाई की जगह ले होगा। अगला देखते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम के दौरान, मेनी रिवर बहुत सारी नदियां हैं, ओवर फ्लू हैं, फ्लू कर गई किस चीज़ को? बैंक को। नदी और बैंक मतलब क्या? SBI नहीं, नदी का बैंक मतलब, नदी का बैंक का मतलब किनारा भी होता है। तो नदी के किनारा है, वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो का मतलब स्तर से ऊपर बहना। यानी कोई नदी बहती है ना, तो बहने को बोलते हैं फ्लो। सेंटेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो रिवर के बाद ओवरफ्लू लगा है। अब दो वर्ब फॉर्म है जो कंफ्यूज करते हैं लोगों को। एक है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, मतलब उड़ना, उड़ा, उड़ा। अब ये उड़ने के सेंस में होता है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो ये जो फ्लू है उड़ने की बात आ रही है, लेकिन नदी है भैया, उड़ेगी या बहेगी? बहना। तो बहना का होता है फ्लो, फ्लोड और फ्लोड। यानी नदी बह रही है तो फ्लोड होना चाहिए, तो ओवर फ्लू की जगह ओवर फ्लोड होगा। अगला क्वेश्चन है ही ले। ले का मतलब बिछाना होता है, लाई, ले, लेन। हिज लगेज मतलब उसने अपने लगेज को बिछा दिया। कहाँ? असाइड मतलब किनारे। एंड ले डाउन टू रेस्ट अ वाइल। अब देखिए समस्या समझिएगा, दो दो ले आ रहा है, मतलब कहीं कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा है। गलती क्या है वो पकड़िएगा। कोई व्यक्ति है जिसने अपने लगेज को साइड में रख दिया और खुद क्या हो गया? ले डाउन मतलब रेस्ट करने के लिए क्या हो गया? आराम करने के लिए लेट गया। तो लेटने क्या होता है? लाई, ले, लेन। ले का मतलब लेटना या लेवाई। और ये कौन सा है? जब रेस्ट करने के फॉर्म में ले आया है, मतलब वो क्या कर रहा है? V2 लगा रहा है। V2 का मतलब सेंटेंस कहाँ गया? पास्ट में। बात नंबर 1। बात नंबर 2 आइए, लगेज है, लगेज को भी आराम करवाएगा कि उसे बिछा देगा। तो लगेज बिछाना का होता है ले, लेड, लेड। अब चूंकि सेंटेंस पास्ट में गया तो सारे पास्ट में जाने चाहिए थे, तो ये जो ले है ये तो प्रेजेंट बताएगा, तब बिछाना होगा। लेकिन
ये लेड मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये V2 है पास्ट में तो यहाँ भी V2 का प्रयोग होगा, इसलिए बिछाने का V2 क्या होता है, लेड होता है, तो इसकी जगह ये लगाएंगे। अगला है व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली। मतलब जब कैलामिटी का मतलब ये हुआ आपदा गांव में आई तो उन्होंने क्या किया, फेस किया। कैसे, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, मतलब किसी के गांव में आपदा आई तो बहादुरी से उसको फेस किया। समस्या क्या है कि जब आपदा आती है दोस्तों उसको फेल नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये बीफॉल कहलाता है, बीफॉल, बी फेल, ठीक है ना, तो फॉल फेल फॉल इन, तो यहाँ बी फॉल होना चाहिए या बी फेल। क्योंकि बी फेल क्यों होगा, क्योंकि फेस्ट है, फेस्ट का मतलब क्या है, सेंटेंस कहाँ गया, पास्ट में, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में गया तो ये भी क्या होगा, पास्ट, और आपदा आने का पास्ट बी फेल, इसलिए B2। अगला देखते हैं, द एसेसिन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। एसेसिन का मतलब होता है दोस्तों हत्यारा। हत्यारा किस चीज़ का, आम आदमी का नहीं, ये इसे बोलते हैं राजनीतिक हत्यारा, जो बड़े बड़े लोगों की हत्याएं करता है पैसे लेकर। पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, हमें पैसे दे दो मैं किसी को भी मार दूंगा, तो वो होते हैं एसेसिन या एसेसिनेटर। पॉलिटिकल कारण होते हैं उसमें, पर्सनल कारण नहीं होते। उसे क्या किया गया, कन्विक्ट किया गया, मतलब पकड़ लिया गया, ठीक है, आरोपी बनाना, पकड़ा जाना, उसे कहते हैं कन्विक्टेड, आरोपी बनाना। एंड ऑर्डर किया गया, उसको क्या ऑर्डर किया गया, हंग, हंग मतलब लटकाना। अब समस्या है, कोई हत्यारा है तो उसको क्या करेंगे, एक खूंटे में या पेड़ पे लटकाना है या उसे फांसी दी जाएगी, फांसी देना। तो फांसी देने में क्या होता है दोस्तों, एक वर्ब है हैंग, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड, ये हुआ फांसी देना। और हैंग, हंग और हंग, इसका मतलब हुआ किसी वस्तु को लटकाना। तो हत्यारे को लटका रहे हैं, मतलब हत्यारे को क्या कर रहे हैं, फांसी दे रहे हैं, तो फांसी दे रहे हैं, टू बी हैंग्ड होना चाहिए था। अब हैंग सिर्फ क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बी है, क्योंकि बी आया है तो बी जो होगा इसके बाद तीसरा रूप लेगा या चौथा लेगा, लेकिन फांसी कौन दे रहा है, उसका नाम तो आया नहीं है, इसलिए यहाँ पे तीसरा लगेगा, और हैंग का तीसरा होता है हैंग्ड, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, इफ़ आई लीव नाउ, यदि मैं अभी चला जाता हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। रिटर्न का मतलब कहाँ होना दोस्तों, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ अब बोलूँ अब रिटर्न होना है, मतलब इधर ही आएंगे, और यहाँ से इधर जा रहा हूँ अब बैक आना है, बैक मतलब इधर। रिटर्न का मतलब पीछे आना, बैक मतलब वापस, वापस पीछे आओ। अरे भैया वापस का मतलब पीछे ही होता है, इसका मतलब रिटर्न के साथ बैक सुपरफ्लुअस है, फालतू है। उसी प्रकार रिपीट का मतलब दोहराना, दोबारा किया जाना किसी काम को रिपीट बोलते हैं ना, तो रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार रिटर्न के साथ बैक का नहीं करते। अगले सेंटेंस को देखते हैं, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट। मतलब कोई आदमी रिटायर है, कंपनी ने ऑफर किया कि आप ये पर्स ले लीजिए, तो उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ का मतलब मना कर दिया। किस चीज़ से, उस पर्स को सहमत होने से या स्वीकार करने से। अब बताओ, सहमति दोस्तों मुद्दे पे मिलती है, किसी वस्तु पे थोड़ी मिलती है। अब मुझे कोई वस्तु दे, मैंने मना कर दिया कि भाई मैं स्वीकार नहीं कर सकता, तो इसका मतलब अलग। हाँ भाई किसी ने मुझसे कोई सहमति चाही, मतलब किसी मुद्दे पर, तो सहमति देना वो अलग। तो सहमति देने को बोलते हैं दोस्तों एग्री, यानी सहमति देना। और एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो भाई किसी को कोई वस्तु मिल रही है तो वो एग्री करेगा या एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो एग्री की जगह एक्सेप्ट लगाओ। आगे देखो, टिमिड क्रिएचर वाज ड्राइवन इनटू अ नैरो लेन, मतलब कोई छोटा जीव है उसको ड्राइवन इनटू अ नैरो लेन मतलब पतली गलियों में भगा दिया गया। ड्राइवन का मतलब हाँकना,
ड्राइव का मतलब वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर, जहाँ किडनैपरों ने इसे क्या कर दिया, स्ल्यू का मतलब होता है हत्या कर देना, स्ले मतलब हत्या करना, स्ल्यू और स्लेन ये होता है दोस्तों हत्या किए जाने का फॉर्म, स्ले स्ल्यू स्लेन हत्या करना। अब बताओ कोई छोटा जानवर है, उसको पतली गलियों में भेज दिया गया, हाँक दिया गया, वहाँ किडनैपर ने उसकी हत्या कर दी, तो हत्या का पास्ट है ना, वाज के बाद है क्या दोस्तों, वाज के बाद क्या लगेगा, बी फॉर्म है तो क्या लगना चाहिए, या तो V3 या तो V4 लगेगा नहीं क्योंकि हत्या करने वाला आया है बाद में, इसलिए लगेगा V3, तो V3 लगना है तो स्लेन होगा, हत्या करने का V3 क्या होगा, स्लेन, तो स्ल्यूड की जगह क्या करेंगे, स्लेन करेंगे। Being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder mystery या केसेस, यानी किसी मर्डर केस में इम्प्लीकेट होना मतलब उलझ जाना। अगर कोई व्यक्ति किसी एक केस में उलझ जाता है तो क्या पुलिस क्या करती है, सारे केसेस को उसके ऊपर थोप देती है, पुलिस की आदत है, अपनी कमजोरी छिपाती है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है बीइंग इम्प्लीकेटेड, बीइंग का मतलब होने के कारण, बीइंग इम्प्लीकेटेड मतलब किसी मर्डर केस में सम्मिलित होने के कारण, आरोपी होने के कारण, ही वॉज कॉन्क्लूसिवली सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब आरोपी है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, और कंक्लूजन का मतलब क्या है, जांच पूरा हो जाती है। देखो जैसे मैं विजिलेंस में हूँ, मेरा काम ये होता है कि चार्जशीट वगैरह देखना होता है, इन्हीं सब चीज़ों का काम होता है, लेकिन कुछ और मामलों में तो देखिए जब किसी के ऊपर कार्रवाई जारी होती है ना तो उसे आरोपी कहते हैं, ठीक है, आरोपी कर्मचारी। लेकिन अगर उसको सजा हो जाए, पनिशमेंट इशू हो जाए, साबित हो जाए कि वो आरोपी है, तो उसे कहते हैं दोषी कर्मचारी। यानी आरोपी के दोषी होने में बहुत बड़ी एक इंक्वायरी की जाती है, पूरा कोर्ट की तरह चलता है वो सिस्टम, पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, सब कुछ होता है, तो लास्ट में इंक्वायरी रिपोर्ट आती है। लास्ट में क्या आती है, इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इंक्वायरी ऑफिसर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजता है, तो इंक्वायरी रिपोर्ट जब आती है तो लास्ट में वो कंक्लूजन देता है कि भाई ये हुआ, अतः निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी ये सारा काम होने के बाद फिर उसे कंक्लूजन के अनुसार या तो दोषी है या तो दोष मुक्त किया जाता है। यानी कंक्लूजन कब आएगा, जब सारी जांच पूरी हो जाएगी, इंक्वायरी हो जाएगी। और सस्पिशन कब है, सस्पिशन तो शुरुआत से ही है, जिस दिन उसको चार्जशीट देते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में चार्जशीट देने का मतलब FIR दोस्तों ये है कि हम आपको सूचित कर रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, फिर पुलिस जांच करेगी, फिर पुलिस चार्जशीट देगी। चार्जशीट का मतलब पुलिस आरोप लगाएगी कि हाँ ये आरोप साबित हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हाँ है, ये नहीं है, वो विवेचना होता है पुलिस का, तो वो चार्जशीट देती है। और चार्जशीट के बाद मुकदमा चलता है कोर्ट में, और कोर्ट में मुकदमा चलता है तो वकील और साबित करता है कि हाँ ये सही, और जज फिर कंक्लूजन देता है और उसे सजा देता है। जब तक कंक्लूजन नहीं आता, कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, ये कार्रवाई वो कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक वो सस्पेक्टेड है। और जिस दिन सारी कार्रवाई पूरी हो गई वो दोषी हो जाता है। तो इसलिए कंक्लूजन आ ही गया तो फिर काहे का सस्पेक्टेड, और सस्पेक्टेड है तो कैसा कंक्लूजन, समझे। जब सस्पेक्टेड ही है तो कंक्लूजन फिर काहे का, फिर तो दोषी हो जाता है। इसलिए कंक्लूसिवली फालतू में लगा हुआ है। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। देखिए मैंने ये बताया था कि अगर नीड या डेयर मेन वर्ब के रूप में आया है, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसके बाद दो ही चीज़ आएगा, या तो एक नाउन आएगा या तो एक 2+V1 यानी इन्फिनिटी, ये भी नाउन ही होता है। तो देखो तो मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हैव, उसके बाद V3। जब एक से ज़्यादा वर्ब का बना हो मेन वर्ब, पूरा वर्ब जो है स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा वर्ब हो, तो लास्ट वाला क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है।
और यहाँ मेन वर्ब कौन हो गया, डेयर। तो चूंकि ये मेन वर्ब है तो अपने बाद क्या लेगा, 2 + V1। तो डेयर हिम स्टील होना चाहिए या टू स्टील होना चाहिए, टू स्टील होगा। क्यों, क्योंकि डेयर है मेन वर्ब तो 2 + V1 लेगा। ऑक्सिलरी वर्ब रहे तो V1 लेता है, याद रखिएगा। व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो आपको एक बात बताई थी कि कुछ मोडाल्स होते हैं दोस्तों, वो कभी भी पास्ट में प्रयोग नहीं होते। पास्ट कहने का मतलब सेंटेंस V2 हो, वाज लगा हो, वेयर लगा हो, या कोई पास्ट वर्ड हो। पास्ट वर्ड का तात्पर्य क्या है दोस्तों, जैसे मैंने कहा इन 1995, 1995 पास्ट वर्ड है। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ समय पास्ट वर्ड है। तो ऐसे सब लगे रहें तो समझा जाएगा वो सेंटेंस कहाँ है, पास्ट का। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, कहीं वाज वेयर, हाँ, तो यानी सेंटेंस कहाँ गया, पास्ट का। और जब सेंटेंस पास्ट का होता है दोस्तों तो एक रूल ये कहता है कि कैन का प्रयोग नहीं करते, उसको चेंज कर देते हैं कुड में। सेल का प्रयोग नहीं करते, उसे चेंज कर देते हैं शुड में। विल का प्रयोग नहीं करते, उसे चेंज कर देते हैं वुड में। मे का प्रयोग नहीं करते, उसे चेंज कर देते हैं माइट में। तो ये इन चारों को पास्ट में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कैन, सेल, विल में इसको चेंज कर देते हैं। तो ये पास्ट है तो ये कैन को चेंज करके क्या कर देंगे, कुड। हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज ही इज गेटिंग डार्क। आपको मैंने फिर बताया था कि नीड और डेयर दोनों जो है दोस्तों मार्जिनल ऑक्सिलरी है। मार्जिनल ऑक्सिलरी यानी या तो ये मेन वर्ब का काम करेंगे या तो ये मोडाल्स का काम करेंगे। अगर ये मोडाल्स का काम करते हैं तो अपने बाद V1 लेंगे, और मोडाल्स में क्या एस ई एस लगता है, कुछ नहीं, कोई फॉर्म नहीं होता उसका। अगर मेन वर्ब का काम करेंगे तो एस ई एस लेंगे, ईडी लेंगे, बहुत सारा चीज़ लेंगे, और उनके बाद क्या आएगा, 2 + V1 आता है या तो एक नाउन आता है। अगर नीड डेयर मेन वर्ब का काम करे उसके बाद 2 + V1 या तो एक नाउन आएगा। मोडाल्स का काम करे तो अपने बाद V1 लेगा, और उसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। कुड्स कभी प्रयोग हुआ है, कैंस, कैंडेड, वुडेड नहीं। तो इसीलिए ध्यान दीजिए कि कम है मेन वर्ब, उसके पहले नॉट है और सबसे पहले ये आया है। यानी इस नीड के बाद एक और वर्ब आया है, यानी ऑब्वियसली अभी मैंने बताया था कि A-B-C 3 वर्ब हों तो 3 साथ में आए हों तो ये जो लास्ट वाला वर्ब होगा ये कहलाएगा मेन वर्ब, और बाकी सब ऑक्सिलरी कहलाएंगे। तो यहाँ पे 2 हो तो ये मेन वर्ब कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सिलरी। मतलब बाद वाला मेन वर्ब पहले वाला ऑक्सिलरी कहलाएगा, ये ऑक्सिलरी कहलाएगा, ये मेन वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, कम और नीड 2 है तो ये होगा मेन वर्ब और ये होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में नीड डेयर क्या काम करेगा, मोडाल्स का करेगा, और मोडाल्स में एस ई एस का प्रयोग होता है, नहीं होता है, यानी नीड्स की जगह क्या कर देंगे, नीड कर देंगे। अगला देखते हैं, ही डेयर नॉट टू गो देयर। अब देखो एक डेयर के बाद नॉट आया है, हमेशा याद रखो अगर नॉट के पहले कोई वर्ब आ रहा है ना, कोई भी वर्ब है वो अगर नॉट के पहले आ रहा है तो वो माना जाएगा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। और जब नीड डेयर ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा तो अपने बाद में क्या लेगा, 2 + V1 लेगा या फिर V1 लेगा। तो अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी मोडाल्स का काम कर रहा है तो अपने बाद 2 + V1 ना लगे क्या लेगा, V1। तो 2 गो की जगह केवल गो, ये 2 कट जाएगा। अगला, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। अभी मैंने बताया था कि अगर कहीं वाज वेयर आपने देखा सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, पास्ट में। और अगर सेंटेंस पास्ट तो बाकी सारे वर्ब को बदलना पड़ेगा अंटिल कोई खास कंजंक्शन नहीं आया हो। तो ऐसे कंडीशन में यूज टू होगा या यूज्ड टू, क्योंकि इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट में। अगला, अ सोल्डर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। देखो एक सोल्जर है, एक सैनिक है, वो देश के लिए लड़ रहा है। तो सैनिक के लिए देश के लड़ना क्या है, उसकी ड्यूटी है, उसका मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना।
एक सैनिक का कर्तव्य है एक सैनिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश के लिए युद्ध करे, लड़ाई करे, देश की रक्षा करे, और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो ऐसे कंडीशन में एक सोल्जर है, वो लड़ रहा है अपने देश के लिए, तो वो उसकी क्षमता है, योग्यता है, या फिर उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी है तो ड्यूटी कौन बताता है? शुड बताएगा, मस्ट बताएगा, आउट टू बताएगा। ठीक है, थोड़ी कैन कुड तो योग्यता बताता है, तो इसलिए कैन कुड की जगह या तो शुड या तो मस्ट या तो आउट टू लगा सकते हैं। अगला देखें, आई वुड रेदर दाई देन बेग। मैंने बताया था अगर सेंटेंस में वुड रेदर आता है तो ये प्रिफरेंस बताता है। प्रिफरेंस का मतलब पसंद, मतलब चुनाव, यानी दो वस्तुओं के बीच ये पसंद को बताता है, वुड रेदर। और पहला वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? पसंद कहलाता है, बाद वाले के ऊपर। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो वुड रेदर के बाद जो कंजंक्शन आएगा वो क्या आता है? देन। तो ध्यान दीजिए, आई वुड रेदर दाई देन नहीं होता है, देन होता है। मैंने क्लासेज में बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। भाई अब बताइए, लेस्ट के बाद कौन सा मोडाल्स लगाते हैं? लेस्ट के बाद केवल और केवल शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या तो फिर V1 का। ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। अभी मैंने बताया था होप्ड है, अकेला आया है, तो या तो ये V2 होगा होप्ड, या तो V3 होगा। चूंकि अकेले आया है तो ये V2 होगा, किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता तो V3 होता। तो V3 है नहीं, मतलब क्या? V2 है। V2 है मतलब सेंटेंस कहाँ है? पास्ट में। अगर पास्ट में है तो पास्ट में विल का प्रयोग करते हैं? नहीं, विल को चेंज कर देंगे किस में? वुड में। अगला देखते हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, नीड के बाद वर्क, टू वर्क आया है, ये मेन वर्ब है। बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम। अब नीड के बाद नॉट आ गया है, तो ध्यान देखो, नॉट के पहले अगर कोई वर्ब आ जाए तो क्या बन जाएगा? ऑक्सिलरी। यहाँ तो मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ क्या बन गया? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 2 + V1 लेगा? नहीं, केवल और केवल V1 लेगा, तो 2 कट जाएगा। शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। लास्ट मंथ आई थी, मतलब पास्ट में है। अब वुड आया है, तो वुड क्या है दोस्तों? मोडाल्स है। अब मोडाल्स जो है अपने बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लेता है? पहला। अब ब्रेक का पहला तो ब्रेक होगा कि ब्रोक होगा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोक होता है दूसरा, तो ब्रेक की जगह इसको लिखना पड़ेगा, सॉरी, ब्रोक की जगह ब्रेक। अगला क्वेश्चन, द लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। इसका अर्थ है कि लेडी जो है प्रार्थना कर रही है। प्रेड, प्रार्थना किया उसने। तो प्रेड जो है दोस्तों, इसके साथ कोई और ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं है, यानी वर्ब है। तो डैट के बाद तो अलग क्लाउज ही हो गया, ये एक क्लाउज दूसरा क्लाउज। अब ध्यान से देखिएगा, प्रेड आया है मतलब या तो ये V2 होगा या तो V3 होगा। ऑक्सिलरी वर्ब है साथ में? नहीं है, तो V2 होगा, V3 नहीं होगा। और V2 है मतलब सेंटेंस है पास्ट का। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो मे का प्रयोग नहीं करते हुए इसकी जगह चेंज कर देंगे माइट में। अगला क्वेश्चन, रामा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। आपको एक बात बताते हैं, मस्ट आया है, नॉट आया है, जो भी है, तो मस्ट क्या है दोस्तों? एक मोडाल्स है। मोडाल्स हमेशा अपने बाद एक ही वर्ब फॉर्म लेता है, वो कौन सा है? V1 या फिर 2 + V1 लेगा? वो बताइए मुझे। मोडाल जो है केवल और केवल V1 लेगा, तो 2 यहाँ कट जाएगा। अगला है वेस्ट मटेरियल है, शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। बी फॉर्म आया है शुड के बाद, शुड के बाद बी फॉर्म यानी पहला रूप आया है। ठीक है, चूंकि बी फॉर्म है तो ये वर्ब का कौन सा रूप लेता है? तीसरा रूप या तो फिर चौथा रूप। तीसरा कब लेगा, चौथा कब? बी फॉर्म के बाद चौथा तब आता है जब कार्य करने वाला, जो कार्य किया जा रहा है, वो वर्ब से पहले हो। तो सेंटेंस को देखिए, तो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल किए जाने का कार्य किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है? कोई मशीन या मजदूर है? नहीं है।
न करने वाला जब वर्ब के पहले नहीं आया है तो या तो बाद में आता है या तो नहीं आता है। जब कार्य को करने वाला वर्ब के बाद में आए या तो ना आए तो वर्ब के बाद हमेशा बी फॉर्म के बाद कौन सा रूप लगाते हैं? तीसरा। ऐसे बोलते हैं पैसिव। तो ध्यान से देखिएगा, शुड बी रिसाइकल, कार्य करने वाला तो आया ही नहीं है, नहीं आया है तो क्या होना चाहिए? रिसाइकल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफेलाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, कैन नॉट नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती? कंटेन का मतलब रोकना, किस चीज़ को? इंसेफेलाइटिस मतलब एक बीमारी है दोस्तों, मानसिक बीमारी है, बच्चों में होती है। स्पेंड मतलब खर्च 1%, किस चीज़ का? जीडीपी का, किस चीज़ पर? हेल्थ सेक्टर पे। मतलब सरकार जो है केवल 1% जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे खर्च करके वो इंसेफेलाइटिस मतलब इस बीमारी को नहीं रोक सकती। तो कैन कुड क्या बताता है? क्षमता बताता है, पहले ही बताया। एबल क्या बताता है? क्षमता। इसलिए दोस्तों कैन और कुड आया है तो उसके साथ बी एबल टू का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ कैन बी एबल टू काट देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैन नॉट कंटेन हो जाएगा। कंटेन क्या है? वर्ब का पहला रूप, तो कैन है मोडाल्स पहला रूप। अब सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे। अब यस्टरडे है, सेंटेंस कहाँ गया? पास्ट में। चूंकि सेंटेंस पास्ट में है तो मे का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। किसका करेंगे? माइट का, अभी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज सैड मदर प्रेड, उसकी दुखी माँ ने, उदास माँ ने प्रार्थना किया, प्रेड किया है। अब प्रे का प्रेड होता है, तो ध्यान दीजिए इसका V2 फॉर्म क्या है? प्रेड होता है। अब V3 भी प्रेड होता है, लेकिन V3 किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। मदर के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया? नहीं आया, मतलब ये क्या है? V2 है। चूंकि V2 है मतलब सेंटेंस कहाँ है? पास्ट में। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो मे की जगह कट के करना पड़ेगा माइट। एक बात। दूसरी बात, यहाँ अगर एक और कॉमा होता तो ये होता डायरेक्ट स्पीच, और ऐसे कंडीशन में इसको मे के मेर ही रखते, इनडायरेक्ट बनाते तब माइट होता, लेकिन केवल 2 एपोस्ट्रॉफी हैं इसलिए इसे माइट करेंगे। ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे नरेशन में। देखिए अगला सवाल है, ही रिटर्न्ड, उसने रिटर्न किया किस चीज़ को? पर्स को। दाऊ मतलब यद्यपि। ही कुड कीप इट वेरी इजली, वो इसे रख सकता था। अब देखिए सेंटेंस को समझिए, उसने पर्स को लौटा दिया था लेकिन उसे रख सकता था, मतलब पर्स को रखा नहीं रखा। जब किसी ऐसे काम का, ऐसे कार्य का, ऐसे एक्शन का भाव हो जो लग तो रहा है हुआ लेकिन ना हो, मतलब मोडाल्स का एक ऐसा फॉर्म होता है प्लस मोडाल्स प्लस है प्लस V3, ये एक ऐसा फॉर्म है दोस्तों जो जैसा दिखता है उसका उल्टा बात कर रहा है। मतलब कुड कीप इजली, या ऐसे लिखते कुड हैव केप्ट, मतलब रख सकता था, मतलब नहीं रखा। इसका कुड हैव केप्ट का मतलब क्या है? नहीं रखा। और कुड नॉट हैव केप्ट अगर होता मतलब रखा, समझिए। तो उसने पर्स को रिटर्न कर दिया, मतलब क्या रखा? नहीं रखा। तो नहीं रखा तो ऐसे भाव के लिए क्या करेंगे? कुड हैव केप्ट, मतलब उसने पर्स को रिटर्न किया जबकि या यद्यपि वो उसे रख सकता था। तो ऐसे भाव में दोस्तों इस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन यू वेयर यंग, जब तुम बच्चे थे, जवान थे, जो भी थे, यू आउट टू लर्न गुड हैबिट्स, आपको अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी। हम किसी को सलाह दे रहे हैं, अरे यार जब तुम बच्चा थे तभी अच्छी आदतें सीख लेते। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास अच्छी आदत है, मतलब ये हुआ उसके पास अच्छी आदत नहीं है। नहीं है मतलब मोडाल्स प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म। तो ऐसे कंडीशन में आउट टू लर्न की जगह आउट टू हैव लर्नड, लर्न की जगह लर्नड होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू, यानी आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं खुश रहूँगा आपके ही जितना, जितना आप खुश है उतना मैं भी होता। मतलब समझिए। अब देखिए सेंटेंस में दो क्लाउज है, इफ़ वाला है और एक दूसरा ये आई से। तो सेंटेंस में जहाँ से इफ़ क्लाउज है यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक कंजंक्शन यानी दो वर्ब चाहिए। तो इफ़ यू गेट, गेट यहाँ एक वर्ब है, दूसरा वर्ब शैल हैप्पी। अब समस्या ये है शैल है, शैल क्या है मोडाल से, यहाँ एक वर्ब होना चाहिए उस कंसेप्ट से। तो ऐसा लग रहा है शैल आया है, हो सकता है मोडाल्स हो, लेकिन भैया मोडाल्स हमेशा अपने बाद क्या लेता है, वर्ब का पहला रूप हमेशा लेगा। अगर इसके बाद आया क्या है हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ही इज़ अ हैप्पी बॉय, ही इज़ अ सैड गर्ल। तो ये जो हैप्पी और सैड क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तो ये एडजेक्टिव है। तो मोडाल्स के बाद अब जब भी आएगा तो V1 आएगा, एडजेक्टिव आ नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ठीक करने के लिए सेंटेंस को हम बी का प्रयोग करते हैं। हैव का क्यों नहीं करते, डू का क्यों नहीं करते, बी का ही क्यों करते हैं, क्योंकि डू केवल V1 लेता है, हैव या तो नाउन लेगा या तो V3 लेगा। अब यहाँ आया क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन लेता है, बी फॉर्म जो है नाउन भी ले सकता है, एडजेक्टिव भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है, V4 भी ले सकता है। ऐसे सिचुएशन में एडजेक्टिव आया है तो निश्चित तौर पे केवल और केवल बी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बी फॉर्म भी 5 तरह के हैं, बी, बीन, बीन, बिंग और इज। अब किसका चुनाव करेंगे तो जरा देखिए शैल क्या है, मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, बी, यानी वर्ब का पहला फॉर्म लेगा, इसलिए यहाँ पे बी लेंगे। तो आई शैल बी हैप्पी। तो कभी भी आपके मोडाल्स के बाद अगर कोई एडजेक्टिव दिख जाए तो इसका प्रयोग स्ट्रक्चर को सही करने में कर सकते हैं। यू आउट टू ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, आपको अपने कार्य में ईमानदार होना चाहिए। तो आउट टू क्या है दोस्तों, मोडाल्स है, पढ़ाया था। आउट टू जो है मोडाल्स है और इस मोडाल्स के बाद ऑनेस्ट जो है एक एडजेक्टिव आया है, तो क्या होना चाहिए, आउट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना। अब समस्या क्या है, बी यहाँ पे लगाएं या आउट टू के बाद लगाएं। तो ध्यान दीजिएगा आउट टू वाले में ही लगाएं, क्योंकि ये पहला पार्ट में ही इधर हो जाता है ऐसे कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। अगला, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, मतलब बहुत ठंडी है। यू शुड ब्रिंग वुलन क्लोथ्स, मतलब आपको ऊनी कपड़े लाने चाहिए, अगर ठंडी है तो ऊनी कपड़े पहनेंगे। बट आई डिडंट, या सॉरी आई डिडंट मतलब मैं नहीं लाया। जब तुमको लाना चाहिए था लेकिन तुम लाए नहीं, तुमको खाना चाहिए था तुमने खाया नहीं, तुमको इस कार्य को करना चाहिए था किया नहीं। तो ऐसे सिचुएशन को कौन दर्शाता है, मोडाल्स प्लस हैव प्लस V3, ये कार्य के विपरीत अर्थ देता है। तो शुड ब्रिंग की जगह क्या होना चाहिए था, कार्य तो हुआ नहीं ना जी। शुड ब्रिंग का मतलब तुम लाते, मतलब तुम्हें लाना चाहिए, और शुड हैव ब्राउट का मतलब तुम्हें लाना चाहिए था। इसलिए लिखेंगे लाया ही नहीं है उस चीज़ को, इसे किस काम को करना चाहिए था, तो ऐसे में होता है शुड हैव, ब्रिंग को चेंज करेंगे ब्राउट में। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, आपको एक बात बताए थे कि यूज टू के बाद वर्ब का पहला रूप आता है, लेकिन अगर बी यूज टू आया कहीं तो चौथा रूप लगाएंगे, ठीक है ना। ओइंग टू आए, ड्यू टू, ऐसे वर्ब के साथ, ऐसे वर्ड्स के साथ हम लोग V4 लगाते हैं। तो देखिए यूज टू के पहले क्या आया है, आर है ना, आर किस फॉर्म का वर्ब है, बी फॉर्म, यानी बी यूज टू आया है तो गेट की जगह क्या होना चाहिए, गेटिंग होना चाहिए। आगे देखते हैं, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डजंट या डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, एक वर्ड है इन्वेंट, एक है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब है कोई ऐसी चीज़ को ढूंढना जो खोई हुई हो, मतलब जिसके बारे में लोग ना जानते हों लेकिन वो पहले से मौजूद हो। इन्वेंट का मतलब होता है कोई नया आविष्कार करना,
ठीक है ना, कोई नई चीज़ को बनाना। तो भाई अमेरिका थोड़ी ना, मतलब जो हमारा हिस्टोरियन है कौन, कोलंबस ने ढूंढा था ना, तो कोलंबस ने अमेरिका का निर्माण थोड़ी किया था, उसने ढूंढा था। अच्छा ये एक बहुत बढ़िया लैंड का पार्ट है भैया, इसका नाम अमेरिका दे देते हैं, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पे। तो यहाँ पे इन्वेंटेड की जगह डिस्कवर्ड होना चाहिए, मतलब कोई छुपी हुई चीज़ जो पहले से मौजूद हो उसको ढूंढना, डिस्कवर। अगला देखिए, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द न्यूज़ माइट ट्रू, ट्रू फॉल्स मतलब सही, न्यूज़ इज़ ट्रू, न्यूज़ इज़ फॉल्स मतलब न्यूज़ सही है, न्यूज़ गलत है। ऐसे कंडीशन में ट्रू जो है एडजेक्टिव होता है, हमेशा याद रखिए। अब चूंकि माइट क्या है, मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद एडजेक्टिव कब आता है, एक भी फॉर्म लगाना, बी फॉर्म लगाना पड़ेगा। वेरी सून आई रियलाइज्ड, रियलाइज्ड दोस्तों देखिए अकेले आया किसी के साथ आया, अकेले आया है। अब ये V2 है या V3 है, आप बताइए, समझ गए? V2 है, क्यों? कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आया है। अब V2 है मतलब सेंटेंस प्रेजेंट का या पास्ट का, अगर पास्ट का मतलब बाकी वर्ब भी पास्ट में होने चाहिए, तो यहाँ इज़ होना चाहिए या वाज होना चाहिए, क्योंकि इज़ MR प्रेजेंट बताते हैं, वहीं वाज वेयर क्या बताते हैं, पास्ट। आगे देखते हैं, ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, उसे याद आया था, रिमेंबर्ड है, उसे याद आया था कि उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा 1 महीने में। तो रिमेंबर्ड अकेले आया है, किसी के साथ अकेले आया है, तो यह V2 होगा या V3 होगा? रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, V3 भी रिमेंबर्ड, V2 भी, लेकिन चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है इसलिए V2 होगा। चूंकि V2 है यानी सेंटेंस कहाँ का हुआ, पास्ट का। चूंकि पास्ट का है, विल का प्रयोग करेंगे, नहीं करते हुए वुड का कर देंगे। अब चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा। आई वाजंट एट द लास्ट मीटिंग, नाइदर वाज यू। देखिए यू के साथ वाज नहीं लगता है दोस्तों, यू के साथ लगता है वेयर। ये जो चीज़ नाइदर के साथ जो वाज यू आया है, चूँकि नाइदर सेंटेंस में कभी आ जाता है ना आगे किसी पार्ट में, तो वहाँ हो जाता है इन्वर्जन, यानी वर्ब के पहले, सॉरी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है। ऐसे कंडीशन में यू वाज की जगह पढ़िए यू वेयर होता है, हमेशा याद रखिएगा। आई वाज यू वेयर। इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी किसी भी हालत में, नो डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी हालत में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्शन एक है या बहुत ज़्यादा है, बताइए? एक्शन है या एक्शंस है? एक्शन है मतलब एक है, एक है तो उसके लिए इज़ लगता है या आर लगता है? ऑब्वियसली इज़ लगता है, बताया था। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एक एक्शन है, एक्शंस थोड़ी है, एक है, तो ऐसे कंडीशन में सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर वर्ब अपने बाद एस लेता है, वो कौन सा होता है? V5 होता है। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, मतलब यमन की राजधानी कैपिटल ऑफ यमन सिचुएटिंग है कहाँ भैया? 2190 मीटर, कहाँ से? समुद्र तल से 2190 मीटर ऊपर यमन की राजधानी स्थित है। अब मुझे ये सवाल जवाब दीजिए, ING कब लगता है? जब कार्य जारी हो, मतलब ये समुद्र तल है ऐसा, यहाँ यमन की राजधानी है, तो भैया यमन की राजधानी को हम लोग मजदूर क्या मिट्टी डालते जा रहा है। कार्य ING मतलब जो कार्य चालू हो, मतलब अभी कार्य जारी है, जारी है, जारी है। अरे यमन की राजधानी वर्षों से बसी बसाई है, अब किसने बसाया है वो तो दिया नहीं है, यानी कि यहाँ सिचुएटिंग की जगह सिचुएटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बी फॉर्म के बाद या तो तीसरा आएगा या तो चौथा आएगा। चौथा भी सही लग रहा है, तीसरा भी सही होता है, लेकिन इसे बसाने वाला कौन है? यमन की राजधानी को नाम आया है? नहीं आया है ना। या तो इसके पहले आए, अगर ना आए तो ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आए। तो ऐसे कंडीशन में या तो बी फॉर्म के बाद V3 लगाते हैं, ठीक है ना। नाम ही नहीं आया, किसने बसाया, तो V3। और वैसे भी यमन की राजधानी अभी बन ही रही है, क्या बन चुकी है, वर्षों से है। अगला देखते हैं, ओइंग टू द हैवी रेन्स
वही डूब मतलब के कारण, भारी वर्षा के कारण शिप मतलब जहाज डूब गया। कहाँ डूब गया? मिडिल ऑफ ओशन, मतलब समुद्र के बीचों बीच डूब गया। अब डूबना का दोस्तों दो मीनिंग होता है, एक होता है सिंक, सिंक मतलब डूबना किसी निर्जीव वस्तु का, और एक होता है ड्रॉन। ड्रॉन होता है किसी सजीव वस्तु, किसी आदमी का डूबना। अब ये जहाज डूब रहा है ना भैया, तो यहाँ सिंक होना है, लेकिन चूंकि पास्ट ड्रॉन्ड है ना, तो यहाँ सेंटेंस कहाँ है? पास्ट की बात कर रहा है, तो हम पास्ट का वर्ब लगाएंगे। तो सिंक का पास्ट फॉर्म क्या होगा? सैंक। सिंक, सैंक, संक, तो यहाँ सैंक होगा। ड्रॉन को काट के क्या करेंगे? सैंक में बदल देंगे। अगला है इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वी आर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वीट। मतलब यदि आपके कपड़े, कौन से कपड़े? जॉगिंग वाले कपड़े नहीं बने होते, किस चीज़ के? परमिएबल फैब्रिक, मतलब जो फैब्रिक से आर पार जाए पसीना वगैरह, वो यानी अच्छे रेशों का नहीं बना होता, परमिएबल रेशों का, तो आपका जो कपड़ा है, जो आप हैं, वो भीग जाते। अरे भैया नहीं बना होता तब ना भीगते। मतलब क्या है? बना हुआ है, मतलब बना हुआ है, तो इसका फॉर्म क्या होगा? मोडाल्स प्लस नॉट, सॉरी, हैव नॉट प्लस V3, सॉरी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? एक फॉर्म फिर से बता रहा हूँ, मोडाल्स प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म जो होता है अपने सेंस उल्टा देता है। जैसे अगर कोई आदमी भीग जाता, नहीं भीगता, तो कहते देखो ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या है? कपड़ा जो है परमिएबल फैब्रिक का नहीं बना होता तो भीग जाते, लेकिन भैया इसका मतलब क्या हुआ? कपड़ा बना हुआ है और हम भीगे नहीं हैं, मतलब नहीं भीगे हैं, मतलब विल हैव ड्रॉन। ठीक, लेकिन एक और समस्या है, यहाँ सेंटेंस में वेयर आया है, वर आया है। अगर वर आया है यानी सेंटेंस कहाँ है? पास्ट का। तो पास्ट में तो विल का प्रयोग वैसे भी नहीं करेंगे, तो गलती तो पकड़ी गई। सही क्या होगा? सही होगा वुड हैव ड्रॉन्ड होगा, ठीक है ना? क्यों होगा? क्योंकि वुड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म जो है वो बताएगा कि आपका जो कार्य है वो संपन्न नहीं हुआ, उल्टा सेंस देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो चैप्टर आने वाले हैं आपको काफ़ी आसान लगेंगे। सीरियसली बता रहा हूँ, इस चैप्टर को टफ इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि मैंने उस तरीके से नहीं बताया है जैसे बुक में है। मैंने एक एक क्वेश्चन में कोशिश की है कि आपको कंसेप्चुअली समझा सकूं, और जो चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। मैंने ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे लिए हो एक एक वीडियो में। भाई जितना दिया है पर्याप्त समय मुझे देना था, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से सीख लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।